अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक एडवाइस आपको हर टॉपर बोलेगा, हर फैकल्टी बोलेगी, हर मेंटर बोलेगा कि आपको पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करने। बट देखो, ये कोई नहीं बताता कि पीवाईक्यूज कैसे करने, राइट? कैसे उनको एनालाइज करना है? क्या सिर्फ सॉल्व करने से काम हो जाएगा? और अगर एनालाइज करना है तो कब एनालाइज करना है, एनालिसिस में क्या चीज़ें देखनी है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखो, आप पीवाईक्यूज एनालाइज क्यों कर रहे हो? क्या आप उनको एनालाइज सिर्फ नॉलेज और कंटेंट के लिए कर रहे हो? नहीं, आप उनको एनालाइज इसलिए कर रहे हो कि आप जो है एग्जामिनर का माइंड समझ पाओ। यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पैटर्न्स डिकोड कर पाओ। और सिर्फ पैटर्न्स ही डिकोड नहीं करना, उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन के लिए कुछ एक्शनेबल इंसाइट निकाल पाओ कि मेरे को इन चीज़ों के नोट्स बनाने हैं, इन चीज़ों को मुझे बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन उस टाइप के आते हैं। तो ये कैसे करना है और क्या करना है, यही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। एंड आई एम सिद्धार्थ कुमार, सीनियर फैकल्टी हियर एट प्रेप आईएएस। नाउ देखो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कब एनालाइज करना है। तो देखो, पीवाईक्यूज आपको जो है रैंडमली मत करते रहो कि कभी भी आपने उठाए क्वेश्चंस और एनालाइज करने लग गए, तो उससे कोई एक्शनेबल आउटकम नहीं निकलेगा और ना ही आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। रादर मेक इट अ रूल कि जब भी कोई भी आप एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो बिफोर स्टार्टिंग दैट सब्जेक्ट यू एनालाइज द पीवाईक्यूज। इवन इफ मान लो आपने पहली बार पढ़ते वक्त कर लिए थे एनालाइज, अब दूसरी बार रिवाइज कर रहे हो, तब भी फिर से आप जो है उनको एनालाइज करो और रिवाइज करने के बाद सॉल्व करो। इनफैक्ट सॉल्व का तो ये होता है कि एक बार आपने पीवाईक्यूज कर लिए तो सोल्यूशन करने में ज़्यादा कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं होता। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, जैसे लक्ष्मीकांत एक बुक है जिसको आप जितनी बार पढ़ते हो कुछ ना कुछ नया मिलता है हर बार, वैसे ही पीवाईक्यूज में भी होता है कि जितनी बार आप पीवाईक्यूज देखोगे यू विल डेफिनेटली डिराइव समथिंग न्यू आउट ऑफ इट, अगर आप उसे प्रॉपरली कुछ पैरामीटर्स पे एनालाइज करते हो। और सिमिलरली एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करते पूरे सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज देखे। सिमिलरली एक टॉपिक को स्टार्ट करते वक्त आप पूरे टॉपिक्स के जो है सारे पीवाईक्यूज जरूर देखो। इससे क्या होता है, वो टॉपिक पढ़ते वक्त आपका फोकस बनता है और आपको काफ़ी चीज़ें जो है प्रॉपरली डिटेल में समझ में आती है और विथ रेलिवेंस समझ में आती है कि एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें जो है हम लोग एक्चुअली एनालाइज करके देखेंगे इस वीडियो में। तो कुछ टॉपिक्स लेंगे, उनके पीवाईक्यूज हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे उससे कैसे एक्शनेबल इंसाइट निकलती है। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है विच इज इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से। सी, ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियोस हैं, मैं भी वीडियोस निकालूंगा पीवाईक्यू एनालिसिस के, राइट? एंड ऑलरेडी इतना सब कुछ है, तो फिर लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्या सर हमें ये खुद से करना चाहिए नहीं करना चाहिए? माई suggestion or my recommendation is this कि irrespective of those videos or anything or even my videos, आप खुद से सारे PYQs एनालाइज करो। देर आर टू रीजंस बिहाइंड इट। सबसे पहली चीज ये है कि सी देखो, जब मैं कोई चीज एनालाइज करके आपको बताता हूँ तो मेरे एनालिसिस में जो मेरी फाइंडिंग्स है डेफिनेटली बताते वक्त मैं आपको 100% कन्वे नहीं कर पाऊंगा। मैक्स टू मैक्स 60-70% कन्वे करूंगा। तो बाकी बचा 20-30% कहाँ गया, राइट? इसलिए आपको खुद से एनालाइज करना चाहिए। दूसरी चीज कि जब आप पीवाईक्यूज देखो, कोई चीज मैंने आपको बताई, आपने सुनी, थोड़ा सा आपका फेथ बनता है उस पर। कोई चीज मैंने आपको बताई और उसके पीछे एक सॉलिड लॉजिक दिया, ठीक है, तो आपका फेथ और बढ़ जाता है। कोई चीज मैंने आपको बताई, उसके पीछे लॉजिक दिया और वही चीज मैंने आपको यूपीएससी के पेपर में भी दिखा दी, तो आपका उस पर कन्विक्शन बन जाता है। तो ये कन्विक्शन बनाना यूपीएससी में बहुत जरूरी है, बिलीफ बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो यूपीएससी में क्या होता है कि अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, आप कितना भी पढ़ दो 100 में से 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको शॉर्ट शॉर्ट आएंगे। उसके बियॉन्ड जो 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको अपने सेल्फ बिलीफ, इंटेलिजेंट गेस वर्क, इन सब के बेसिस पे करने हैं। और ये जब तक नहीं आता जब तक आप चीजें खुद से नहीं पढ़ते हो, ठीक है, खुद से नहीं करते। इसलिए बोलते हैं कोचिंग लो, कुछ भी लो, बट सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट। वैसे ही पीवाईक्यू एनालिसिस डेफिनेटली आप देखो, उससे आपको एक आइडिया हिंट मिलता है। बट खुद से करोगे ना तो जो कन्विक्शन डेवलप होगा, जो फेथ अपने अंदर डेवलप होगा, जो रिस्क टेकिंग डेवलप होगी कि हाँ मैंने ये सोचा है, मैंने ये पढ़ा है, तो ये सही है, वो आप दूसरे के एनालिसिस देख के नहीं डेवलप कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे ये तरीका, अगेन आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू इट, ठीक है, करना आपको खुद को है। नाउ अगर आप सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करोगे तो ये बहुत कॉमन है, ये ज़्यादातर लोग, आप लोग शायद से करते भी होंगे कि वेटेज देखना है। इनफैक्ट अभी जो इससे पिछला मेरा वीडियो था, अगर किसी को देखना है वो वीडियो आप देखो, बट उसके बाद खुद से भी जाके जो है पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज आप देखो।
ठीक है, कि कितने किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आए हैं। पिछले 2 या 3 साल के आप देख लो कि पेपर्स उठाओ और क्लासिफाई करना शुरू कर दो कि ये क्वेश्चन पॉलिटी का था, ये इकोनॉमी का था, ये हिस्ट्री का था। ये खुद से करोगे तो और बेटर आपको आइडिया लगेगा और कन्विक्शन बनेगा। दूसरी चीज, आप देखो सब्जेक्ट की करंट अफेयर्स ओरिएंटेशन कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये भी हमने देखा है, कई बार क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट हो गया, राइट, या फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी या कुछ डिफेंस रिलेटेड चीजें हो गई, जो हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड होती हैं। और लॉट ऑफ टाइम्स आई सी कि स्टूडेंट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्टैटिक पढ़ने में निकाल देते हैं, जबकि करंट अफेयर्स कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो दिस लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ मिसप्लेस्ड फोकस। तो अगर आपको पता है, अभी से ही देखते हो पीवाईक्यू और समझ जाते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू डिस्कवरीज होती हैं, वो न्यूज़ में आ रही हैं, तो आप यू विल बी मोर अवेयर कि मुझे न्यूज़पेपर में इस पे फोकस करना है। इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ों के लिए आप मोर अवेयर रहोगे, इकोनॉमी रिलेटेड चीज़ों के लिए आप मोर अवेयर रहोगे। तो करंट अफेयर ओरिएंटेशन आपको देखना है कि किस टाइप की चीज़ें करंट अफेयर से उस सब्जेक्ट में आ रही हैं। ठीक है, जैसे इकोनॉमी से क्या होता है, इकोनॉमी से आपके टर्म्स आते हैं, राइट, या इकोनॉमी से कोई ऐसी चीज जो है इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसीज हैं, वो आती हैं। ठीक है, दैट इज देयर। अब एक और चीज हो गई कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड थीम्स। तो ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि देखो, एक्चुअली में यूपीएससी का सिलेबस देखने में बहुत वास्ट लगता है, बट रियल जो सिलेबस है वो बहुत नैरो होता है, राइट। द रियल सिलेबस इज वेरी नैरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की बात करता हूँ, तो इकोनॉमी में आपको बताता हूँ 4 या 5 टॉपिक जिससे 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, राइट, एंड ग्रोथ। आपका हो गया मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग, राइट, इंक्लूडिंग पेमेंट सिस्टम्स। आपका हो गया इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इसमें ऐड कर लो फाइनेंशियल मार्केट, जो रिसेंटली जिसका वेटेज बढ़ा है, फाइनेंशियल मार्केट, और एक इंडियन इकोनॉमी से एग्रीकल्चर। अब आप खुद जाके देखना, किसी भी साल में उठा के देख लो, क्वेश्चंस को क्लासिफाई कर लो। वन मोर आई विल ऐड हियर इज एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आप देखोगे 80% ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का कोर पोर्शन होता है। आइडिया ये है कि देखो, ऐसा नहीं कि आप बस इन्हीं को पढ़ोगे, आप पढ़ो पूरा, बट जब रिवाइज कर रहे होगे या फिर जब पढ़ भी रहे होगे, यू शुड बी अवेयर कि अगर एक्सटर्नल सेक्टर में पढ़ रहा हूँ, चाहे कोचिंग क्लास में पढ़ रहा हूँ, चाहे खुद से पढ़ रहा हूँ, इसको मुझे ज़्यादा डेप्थ, प्योर अच्छी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग जब आप देखोगे, और आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, उसमें आप देखते हो कि करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस बैंकिंग में थोड़े ज्यादा आते हैं, यानी आपको उसको अच्छे से करना है, करंट अफेयर्स उसका अच्छे से कवर करना है। ओके, इन्फ्लेशन पे करंट अफेयर इतना नहीं आता, सारा कॉन्सेप्चुअल आता है, राइट, कॉजेज डिमांड पे तो उसको अच्छे से करना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड थीम्स आपको जो है सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करके समझनी होगी। अगर आप ये कर लेते हो, तो इससे क्या होता है कि आपका जो है कवरेज और आपका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन, अगेन बहुत जरूरी है इसमें, जो माइंडसेट होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। तभी आप अपनी नॉलेज को विदाउट सेल्फ डाउट अप्लाई कर सकते हो। ना, ये तो हो गया एक जेनरिक चीज, बट जो असली चीज आती है, राइट, और जो हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू देखना है, वो है टॉपिक वाइज एनालिसिस। ये है मेन चीज, और ये 90% ऑफ द पीपल डोंट डू दिस। ज्यादातर लोग देखो, वैसे ही काफी लोग मैंने देखे हैं कि इवन वाइल मेंटरिंग स्टूडेंट्स आई टेल देम कि आप हर बार पीआईक्यूज देखो, बट वो भूल जाते हैं। तो काफी लोग सब्जेक्ट वाइज भी नहीं करते, बट जो सब्जेक्ट वाइज करते हैं वो टॉपिक वाइज भी नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप टॉपिक वाइज एनालाइज कर रहे हो, आपके पास एक बहुत बड़ी एज है ओवर दी अदर स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स। अब टॉपिक वाइज क्या करना है, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं, रियल या हिडन सिलेबस, यानी सिलेबस में एक्चुअली लिखा कुछ और होता है, बट आता कुछ और है। या फिर सिलेबस देखने में, पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत वास्ट है, इसके एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे। बट जब आप पीवाईक्यूज देखते हो, तो आप देखते हो रियलिटी में तो ये बहुत नैरो है, 3 या 4 एरियाज पे ही मुझे 2-2 पेजेस के नोट्स बनाने, 6 पेज के नोट्स में हो जाएगा। और वहीं पे मार्केट में, एक्चुअल यूपीएससी के मार्केट में 100-100 पेजेस के उस पे नोट्स चलते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ये फिल्टर करेगा कंटेंट को। ठीक है, अब उस हर टॉपिक में भी आपको देखना है कि भाई स्टैटिक और करंट का क्या रिलेवेंस है, राइट। नॉट एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट इन करंट अफेयर्स, जबकि जो मंथली मैगजीन्स आती है
वो पूरी भरी हुई है। हर एक मंथली मैगजीन 120 पेज की, राइट? 12 महीने की मंथली मैगजीन आपकी बहुत बल्कि हो जाती है, ठीक है? आपका जो है समवेयर अराउंड 1400-1500 पेजेस हो जाता है। इतना करना पॉसिबल नहीं है विदाउट अ फ़िल्टर। तो ये फ़िल्टर जो है आपके इन्फॉर्मेशन को करने के लिए कहाँ से आता है? टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यू से। प्रिडिक्टेबिलिटी एंड डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो ये तो मैं आपको करके ही बताता हूँ। तो लेट्स सी यूपीएससी के मेंस के पीवाईक्यूज देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले लेट्स सी यही लेते हैं हम। देखो ये फंडामेंटल राइट्स है। अब देखो अगर मैं सिलेबस देखूं मेंस में, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है? सुनने में क्या लगता है फंडामेंटल राइट्स, तो कितने सारे फंडामेंटल राइट्स है, 32, 14 to 32, और कितनी सारी चीजें हैं, डीपीएसपी भी कितने सारे हैं, राइट? बट लेट्स सी दी क्वेश्चंस, और क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कि देखो पढ़ने में भले सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में तो इवन एक और चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो ये है, यानी सिलेबस में तो और भी ये मेंशन्ड है सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, यानी फंडामेंटल राइट्स भी मेंशन्ड नहीं है। ये तो हमने आपके लिए ये डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर कर देंगे, क्लासिफाई किया है। तो पहली चीज तो पीवाईक्यू से ये समझ में आया कि सिग्निफिकेंट प्रोविजन में फंडामेंटल राइट पे मुझे फोकस करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे हैं। अब फंडामेंटल राइट में भी देखोगे तो राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कैसे हमें जो है विद इन अ ब्रॉड टॉपिक कैसे हमें थीम्स मिलती है, और कैसे हमें ये पता चलता है कि मुझे पढ़ते वक्त क्या एक्शनेबल इंसाइट करनी है, ठीक है? तो ये हो गया एक, ठीक है, रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ अ चाइल्ड। इसके बारे में बताऊंगा। राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंट थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आपका है आर्टिकल 19, ये आर्टिकल 19 है, ठीक है? फिर आ जाओ आपका स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी, अगेन आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी पहले भी आया, ठीक है? और इसमें अभी मैं रेलेवेंस भी समझाऊंगा स्टैटिक करंट का। अब देखो पॉसिबल फैक्टर्स यूसीसी, ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, अब ये भी क्यों आया ये भी हम डिस्कस करेंगे, राइट? राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, आर्टिकल 21। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगेन पार्ट ऑफ आर्टिकल 19, ठीक है? और 66 ऑफ आईटी एक्ट, आर्टिकल 19, ठीक है? अब देखो मेरे पास सिलेबस में क्या लिखा हुआ था, मेरे पास सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। अब सिग्निफिकेंट प्रोविजन में जब मैंने पीवाईक्यू देखे टॉपिक वाइज, ये मेरा टॉपिक है, राइट? टॉपिक मेंशन्ड है, ये सब्जेक्ट हो गया पॉलिटी, तब मेरे को समझ में आया कि सिग्निफिकेंट प्रोविजन में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। बट यहां पे भी मैं देखता हूं कि भाई टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं, राइट? 7 में से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 क्वेश्चन मेरे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 पे ही आए हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे मेंस के लिए, तो देखो प्रीलिम्स के लिए जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे सारे आर्टिकल पढ़ोगे, बट मेंस के लिए मेरे को सारे आर्टिकल की डेप्थ में जाना ही नहीं है। डेप्थ में जाना है या जो आर्टिकल अच्छे से पढ़ने वो है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19। अब एक और चीज समझो, थोड़ा सा और एनालाइज करोगे कि क्वेश्चन के आंसर्स थोड़े से देखोगे कहीं से, या थोड़ा सा और सर्च करोगे कि क्यों ये क्वेश्चन आया, तो आपको क्या समझ में आएगा कि डीएनए टेस्टिंग ये रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट ये रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है? यूसीसी ये रिसेंटली न्यूज में था। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगेन न्यूज में था। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन एक्सप्रेशन, हेट स्पीच, उस टाइम के अराउंड जब ये क्वेश्चन आया न्यूज में था। 66 ऑफ आईटी एक्ट, जब ये क्वेश्चन आया तब न्यूज में था। यानी मैंने क्या समझा इससे, मेरे लिए क्या एक्शनेबल इंसाइट हुई? मेरे लिए दो, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए दो एक्शनेबल इंसाइट है। सबसे पहली एक्शनेबल इंसाइट ये हुई कि मैं जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहा हूँ लक्ष्मीकांत में, तो मुझे प्रीलिम्स के लिए सारा पढ़ना है, बट मेंस के लिए मुझे स्पेशली आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, यानी इंटरनेट पे रिसर्च करना है, ठीक है? दूसरी इंसाइट ये है कि भाई करंट अफेयर्स जब मैं पढ़ रहा हूँ और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 से रिलेटेड कोई लॉ आया है, कोई जजमेंट आया है, या कोई कंट्रोवर्सी हुई है, उसको मुझे अच्छे से पढ़ना है और उस पर नोट्स बनाने हैं। यानी मेरे लिए एक्शनेबल इंसाइट ये है कि फंडामेंटल राइट्स में मुझे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 पे जो है 2-2 पेजेस का स्टैटिक का नोट, और जो करंट अफेयर में आता है वो उस पर ऐड करना है, ठीक है? ये एक एग्जांपल है। अब मैं हिडन सिलेबस की बात बताता हूँ। तो देखो, अब ये देखो आप,
कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, अब भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन अदर कंट्रीज से, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही इतना बड़ा है, दूसरी इतनी सारी कंट्रीज हैं, राइट? तो कितनी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करोगे, क्या क्या पढ़ोगे? कोई आइडिया नहीं ना। अब आप पीवाईक्यू समझो, और पीवाईक्यू से ये भी समझोगे कि क्या चीज कंपेयर की जा रही है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस, यूएस, ठीक है, यूके, अगेन ब्रिटिश, ठीक है, फ्रांस, यूएस, यानी अदर कंट्रीज में। देखो अब हो, कर तो सकते हो, जर्मनी भी बोलो, रशिया भी बोलो, करने में तो कर लो, बट उनको करने से पहले जब आपको पता है कि इतने सारे क्वेश्चन आए और यूएस, यूके और फ्रांस इसी पे आया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कंपैरिजन आपको इन्हीं को लेके करना है, ठीक है, इन्हीं को लेके आपको जो है कंपैरिजन करना है, यानी नोट्स बनाने हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन के नोट्स इन्हीं से बनाने हैं। अब यहीं पे आप खुद जाओ मार्केट में या इंटरनेट से डाउनलोड करो, आप खुद जाओ इस टॉपिक पे ना, इंटरनेट से नोट्स डाउनलोड करो, और आप देखोगे 50 पेज से कम का नोट नहीं होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर आप 3-3, 4-4 पेज का नोट बनाओगे इन सब पे, तो मैक्स मैक्स 10 से 15 पेजेस का नोट्स आपका बनेगा इस पे, जो रेलिवेंट रहेगा। और कंपेयर भी क्या किया जा रहा है, कंपेयर जो है फिलोसफिकल चीज या तो सेक्युलरिज्म को लेके या प्रोसीजरल चीज की जा रही है, राइट? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, फिलोसफिकल एलिमेंट एंड प्रोसीजरल एलिमेंट, तीन ही चीजें कंपेयर की जा रही है, ठीक है। और थोड़ा डीप में जाओगे तो आप देखोगे कि भाई ये रैंडमली प्रेसिडेंट के इलेक्शन क्यों कंपेयर कर दिए, राइट? तो ये इसलिए किया है क्योंकि उस टाइम में 2022 में दोनों जगह पे इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि जैसे अब आगे के लिए तो यूएस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन हुए, तो हमें वी शुड बी कॉशियस कि भाई उस पर क्वेश्चन आ सकता है, वो पढ़े, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। तो ये हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेजेस, इश्यूज अराइजिंग। ये एक्चुअली सिलेबस में लिखा है। अब रियल सिलेबस क्या है, रियल देखो, पार्लियामेंट्री कमिटी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पार्लियामेंट्री कमिटी, स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राइट, इंडिविजुअल पार्लियामेंट्स रोल, एस्टिमेट कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी, रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी, राइट। तो आप देखो यहाँ पे कहीं भी उसने बोला यूपीएससी ने सिलेबस में पार्लियामेंट्री कमेटी सिलेबस में है, बट क्वेश्चन तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी पे पूछ रहा है। तो ये है हिडन सिलेबस, दिस इज हिडन सिलेबस। अब एक और हम एथिक्स का क्वेश्चन लेते हैं, राइट? लेट्स टेक अ क्वेश्चन ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो एथिक्स का जस्ट गिव मी अ मिनट, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके रेफरेंस के लिए शेयर कर देंगे, राइट? अब एथिक्स में एक टॉपिक है, तो एथिक्स में आपका टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। अब कितने सारे मोरल थिंकर्स हैं इंडिया एंड वर्ल्ड, मॉरल थिंकर्स हैं इंडिया एंड वर्ल्ड में, राइट? किस किस का कंट्रीब्यूशन करोगे, क्या करोगे? तो देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन एनालाइज करते हो दो चीजें समझते हो। पहली चीज तो कुछ लिमिटेड सेट ऑफ मॉरल थिंकर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, फिर महात्मा गांधी, राइट, स्वामी विवेकानंद, ओके, एपीजे अब्दुल कलाम, दलाई लामा, स्वामी विवेकानंद, दलाई लामा, ठीक है, दैट इज देयर, एंड देन स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, सोक्रेटिस, सोक्रेटिस, ठीक है। तो इससे क्या समझते हैं हम लोग कि कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, यानी एटलीस्ट फॉर स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, दलाई लामा और महात्मा गांधी, इनके जो फिलोसफिकल आइडियाज थे, इनके जो मॉरल आइडियाज थे, उन पे हम 3-3 पेजेस पेजेस का नोट्स बना लें। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये समझे कि दीज क्वेश्चंस आर नॉट अबाउट डेप्थ। यहां पे व्हाट दे आर आस्किंग इज व्हाट यू अंडरस्टैंड, यानी यू नीड अ वे टू स्ट्रक्चर दीज आंसर्स, राइट? सो व्हाट डज दे मीन टू यू। तो थोड़ा सा बेसिक पढ़ो, बट बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, राइट? कि आप स्वामी विवेकानंद पे ही उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है, ओके, दैट इज देयर। तो ये कुछ एनालिसिस आपको बता के यही पर्पस था इस वीडियो का, कि यू अंडरस्टैंड कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज एनालाइज अगर आप अच्छे से करोगे और खुद से करोगे, तो इस तरीके की एक्शनेबल इंसाइट मिलेगी। और ये आप पढ़ने से पहले करो,
तभी तो आपको समझ में आएगा मुझे ये चीज़ ज़्यादा ध्यान से पढ़नी है, इस पे नोट्स बनाने, राइट? सो डू इट बिफोर स्टडी, ओके? तो इससे आपको जो है प्रिपरेशन, आप बहुत सारा कंटेंट फ़िल्टर कर पाओगे, आप अपनी प्रिपरेशन बहुत फ़ोकस्ड रख पाओगे, अलाइन टू द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम कर पाओगे, और आपका टाइम भी जो है कम टाइम में ज़्यादा कोर पोर्शन कवर कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये कर लेते हो ना, तो यू हैव अ वेरी बिग एज ओवर अदर्स, क्योंकि मैं गारंटी से बोलता हूँ जितने लोग ये वीडियो सुन भी रहे हैं, बहुत कम लोग इस तरीके से पढ़ाई करते हैं यूपीएससी के लिए, बट दिस इज द वे यू रिक्वायर्ड, राइट? प्रिडिक्टेबिलिटी भी मैंने आपको बता दिया, डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने आपको समझा दिया। ओके, सो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, राइट, और ऐसे ही वीडियो और देखने हैं, ऑलरेडी मैंने वेटेज वाला किया हुआ है, यू कैन सर्च ऑन आवर चैनल, तो वो पिछला वीडियो भी आप देख सकते हो, प्लीज डू गो थ्रू इट, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, और कोई भी आपका सजेशन फीडबैक है, राइट, आई एम ओपन टू ऑल द फीडबैक्स, या आपको लगता है कि सर प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, चाहे वो कोई इमोशनल इशू हो, स्ट्रैटेजी का ही नहीं हो, माइंडसेट से रिलेटेड हो, just tell me in the comments and I will try my best to make a video on that. So thank you very much and see you again next time.